हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने पहले एलडीसी की जॉब की, फिर वीडियो की जॉब की, फिर उसके बाद उन्होंने आरएस का एग्जाम दिया एंड आरएस का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया। हालांकि ये उनका थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन उन्होंने आरएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। इनका नाम है जागृति बनिया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। आपके आज के इस इंटरव्यू से, आज के आप जो सजेशंस देंगे उनसे काफी स्टूडेंट्स की हेल्प होगी और उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा। सो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो भी जॉब है, चाहे एलडीसी की हो, चाहे वीडियो की हो, या फिर आरएस की, हालांकि आरएस के अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो ये जो भी जॉब इन्होंने ली है, ये शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई करके अपने ससुराल से की है। सो मैम प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दे। जी सर, मेरा नाम जागृति बनिया है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीकर है। मैं आरएस एस्पायरेंट को यही बताना चाहूँगी कि मैंने जो भी स्टडी की है मैं अपने जॉब के साथ की है। मैं 2020 से एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलडीसी हूँ। मैं निवाइट टॉक में एक स्कूल में कार्यरत हूँ। अभी फिर उस एलडीसी के दौरान ही मेरा चयन वीडियो में भी हो गया। वीडियो में मैंने ज्वाइन ना करके एक्सटेंशन लिया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मेंस आरएस मेंस आ गया था। आरएस मेंस के बाद में मैंने इंटरव्यू भी दिया और 2-3 दिन, एक सप्ताह पहले रिजल्ट आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो जब आपने रिजल्ट चेक किया तो आपको कैसा फील हुआ? रिजल्ट मेरे हस्बैंड ने देखा था। हाँ, जितनी उम्मीद थी उस अकॉर्डिंग तो नहीं आ पाया, उस अकॉर्डिंग रैंक नहीं थी। बस हाँ, ये है कि इस पड़ाव को पार कर लिया, तीनों पड़ाव पार कर कर मैं इस सर्विस में तो आ गई जो हमारे राजस्थान की बहुत प्रतिष्ठित सेवा कहलाती है। तो मैं यहाँ तक तो आ ही गई हूँ और आगे अभी मेरे हस्बैंड और कह रहे हैं कि अभी इस बार और मेंस दो और अच्छी रैंक लेके आओ। यानी कि आपने 2023 का प्री का एग्जाम दिया है, हाँ वो क्वालिफाई हो गया? हाँ, वो अब क्वालिफाई। आप मेंस देंगे? हाँ, ओके। और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि आपका आरएस में हो चुका है, और हाँ, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे गांव में, छोटा सा गांव है सीकर में, श्री माधोपुर तहसील में नारे, उसमें मैं हमारी कास्ट में चाहे मेल्स ले लो फीमेल ले लो, मैं पहली गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपके गांव से? हाँ, अपने गांव से। तो मैं एक पहली गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ और फिर 3 नौकरियां हासिल की है मैंने। तो खुश तो सभी थे। बहुत दूर दूर से फोन आने लगे कि पहले तो छोटी सर्विस थी, अब बड़ी सर्विस हासिल कर ली है। तो सब बहुत खुश हुए। तो ये जो आपकी जर्नी है एलडीसी से लेके आरएस तक की, ये आप अपनी जर्नी बताए कि लाइक आपने स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या था आपका, फिर आपके कॉलेज बैकग्राउंड क्या था, फिर आपने एलडीसी की जॉब ली, फिर वीडियो, अब आरएस। तो अब आपकी ये जर्नी कैसी रही? जर्नी तो लंबी रही सर। बस जैसे स्कूल में मेरे पास साइंस बैकग्राउंड था मेरा, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट थे और आरएस के अंदर ओवरऑल सारा ही पढ़ना पड़ता है, तो डिफिकल्टीज भी बहुत आई। एमएससी किया मैंने बॉटनी से, तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो जाते थे और आरएस में बिल्कुल अलग हो जाता था। तो उस उनमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो आई, पर मैनेज कर लिया मैंने। तो आपने मैनेज कैसे किया? जैसे आपने एलडीसी के बाद वीडियो के लिए प्रिपेयर किया, तो आपने जैसे जॉब कर रहे थे ना उस टाइम, तो जॉब के साथ साथ इसको कैसे मैनेज किया, स्टडी को? मैं जॉब में भी रहते रहते तो जाती थी, तब भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती जितना टाइम मुझे वहां मिल सकता था। उसके बाद आने के बाद भी मैं पढ़ाई करती थी। मैं कंटिन्यूटी बनाए रखी एक तो स्टडी में। मैंने वीडियो एलडीसी के लिए ऐसे कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ा, मैं आरएस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आरएस की तैयारी की वजह से वीडियो भी मैं हासिल हो गई और एलडीसी भी आरएस की वजह से हासिल हुई है। मैंने आरएस की प्रिपरेशन की है, वीडियो और एलडीसी के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा। कुछ अलग से नहीं किया आपने? तो अपनी कोचिंग से किया या फिर सेल्फ स्टडी से? मैंने पढ़ा तो सेल्फ ही है। हाँ, कोचिंग के नोट्स जरूर प्रेफर करूंगी कि कोई भी कोचिंग के नोट्स, चाहे कोई भी कोचिंग के नोट्स हो चाहे बुक्स हो, आप एक सोर्स बना लें और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। तो आपने जैसे नोट्स को कितना प्रेफर किया और बुक्स को कितना? अगर बस ये है कि मटेरियल जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम रखें, क्योंकि जितना कम रखेंगे मटेरियल उतना ही रिवाइज करने में आसानी रहेगी। क्योंकि मेंस में तो यही, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आप उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। अगर रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सके, तो चाहे वो कोचिंग के नोट्स हो चाहे बुक्स हो, कम से कम रखें। अगर आप, ऐसा ना हो कि आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं और आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए। अगर एक सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स है तो उसे ही पढ़ें। आपने नोट्स बनाए थे? ना, मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने तो जो बने हुए नोट्स थे उन्हीं से को बार बार रिवाइज किया है। बने हुए मतलब किसी से आपने लिए थे? हाँ, स्प्रिंग बोर्ड के अच्छा, नोट्स। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। ओके। आपने उनको रिवीजन कैसे किया?
रिवीजन ये था कि एक बार पढ़ने के बाद पे तो समझ में आ जाते हैं, इतना तो है कि आ ही जाते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लेती थी, यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास ले लेती थी, समझ लेती थी कि कोई कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जब वो समझ में आ जाते थे तो उनको 2-3 दिन का गैप देके फिर उन्हें रिवाइज कर लेती थी। फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो संडे को टेस्ट लगा लेती थी। फिर उसके बाद में फिर गैप देकर 2-3 दिन का फिर रिवीजन कर लेती थी। इस तरीके से एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवीजन कर लिया था। यानी आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी है ना, कंटिन्यूटी ये जितने भी एग्जाम क्लियर किए उनमें। हाँ। अब बात करते हैं प्री और मेंस की। तो आपने प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? जैसे प्री में तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ रटना पड़ता है, क्योंकि प्री में तो हम 4 ऑप्शन देते हैं, उस ऑप्शन में से अगर हमें थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो क्लिक कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए तो ये है कि करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट को आप अच्छे से कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लो, उस बेस पे पढ़ सकते हो। और मेंस के लिए ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए आपको पहले मटेरियल पढ़ा होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसलिए आप पहले जो भी बुक या कोचिंग के नोट्स हैं उन्हें पहले पढ़ो और अच्छे से याद करो, और उसके बाद कोई भी या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उनसे टेस्ट प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और हिंदी इंग्लिश कंटिन्यूटी बनाए रखो फोर्थ पेपर के लिए। हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि लोग ज्यादातर हिंदी इंग्लिश को थोड़ा सा कम वैल्यू देते हैं। कि रोज हिंदी इंग्लिश के लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालें हिंदी इंग्लिश डेली। और क्योंकि वो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बाद में आसानी से नहीं होते हैं, हम एक दिन में नहीं कर सकते उनको। तो हिंदी इंग्लिश की भी कंटिन्यूटी बनाए रखें, कम से कम 1 घंटा तो निकालें। तो जब आपने प्री का एग्जाम दिया था तो आपको लग गया था कि आपका क्लियर हो जाएगा? हाँ। फिर आपने मेंस की प्रिपरेशन कर दी? हाँ, टाइम तो कम ही दिया था, 2-3 महीने, 3 महीने ही दिए थे। 3 महीने कम होता है, इतना लेंथी सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पहले तो अरेंज करना, फिर उसके बाद में समझना, फिर याद करना, फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, तो टाइम तो कम होता है, पर हाँ मैनेज हो जाता है। अगर आप कम से कम भी 10-12 घंटे अगर डेली दोगे अपनी स्टडी को तो हो जाएगा। ये आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी, ये मेंस की, उस टाइम पे आप जॉब कर रहे थे? हाँ, मेंस के प्रिपरेशन तक मैं जो जॉब कर रही थी, प्री में भी मैंने एटलीस्ट जाते कंटिन्यू ऑफिस जाके, स्कूल जाके भी मैंने प्री क्लियर किया है। फिर उसके बाद में जब ऐसा लगा कि अब 2-3 महीने ही हैं, काम करते करते अपना मेंस नहीं निकलेगा, तब मैंने मेडिकल लिया था। उन 2 महीने की मैंने छुट्टी लेकर फिर मैंने घर पर रहकर स्टडी करके फिर मेंस क्लियर किया। ओके, तो जब आपका वो जो डेली रूटीन था, स्कूल जाना, फिर घर आना, रेस्ट करना, फिर प्रॉपरली आप कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वापस से पढ़ना, तो वो सब क्या मतलब कैसे होता था? आपका एक दिन कैसा होता था? ये स्कूल का टाइम तो यही रहता है कि 7 बजे से 2 बजे तक तो आपको स्कूल में ही रहना होता है। उसमें भी अगर मेरे ऑफिस वर्क ही रहता है, तो ऑफिस वर्क में जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता था, तो मैं उसमें भी कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लूँ। एटलीस्ट मैं 7 से 2 बजे तक मैं यहाँ हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ना कि बिल्कुल निल माइंड जाऊँ यहाँ से, कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही जाऊँ। तो मैं जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता, मैं वहाँ पे भी पढ़ने की कोशिश करती थी। स्टाफ भी सपोर्टिव था, वो भी कहते थे कि हाँ मैम, अगर आपका ये काम हो गया है तो आप पढ़ लो, तो मैं पढ़ लेती थी वहाँ पे भी। घर पे आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके जब रात के 10-11 बजे तक मैं कोशिश करती थी कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़ती रहूं। कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो वैसे एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? प्री के लिए तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई, हाँ, पर 7 से 8 घंटे में निकाल ही लेती थी। प्री के लिए 7 से 8 घंटे निकाल लेते थे? हाँ। और फिर आपके मेंस के कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था? इसमें बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 1 साल का टाइम लग गया था। तो इसमें जहाँ रिजल्ट आया था जुलाई अगस्त में, वो वापस जुलाई में स्टार्ट हुए, 2022 में, 23 में जाके स्टार्ट हुए इंटरव्यू। तो ये जो 1 साल का गैप था, इसमें आपने कुछ पढ़ा या स्टडी को कंटिन्यू किया, या फिर आपने वहीं पे ड्रॉप कर दिया था? इतना तो ड्रॉप तो नहीं किया, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी, करंट अफेयर पढ़ती रहती थी, और दृष्टि आईएएस के जो करंट्स के टॉपिक होते हैं उन्हें पढ़ती रहती थी, ताकि कंटिन्यू बनी रहूं। बिल्कुल पूरी तरह से ड्रॉप एक रूटीन बना रहे हैं, थोड़ा से अलग ना हो जाए इससे। आपका जैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, कि बस हाँ ये है कि फैमिली में सपोर्ट बहुत किया मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली में सब बिजनेस वाले ही लोग हैं। ये कि हस्बैंड जो है मेरे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, और बाकी लोग भी है जो इतना स्टडी को लेके कोई इतना वो नहीं है, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे सास ने, ससुर ने,
और मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया। मैं जब मेरी शादी हुई थी तो उससे पहले पापा मम्मी यही कहते थे कि भाई बेटियां पढ़ती है तो पढ़ाना आगे। तब इन लोगों ने कहा था कि हाँ अच्छे से पढ़ाएंगे, और वो इन्होंने बखूबी किया। और आज मैं लीनियंट हो जाती हूँ, मैं कह देती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बस बहुत पढ़ ली, पर ये हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं अभी तो बहुत कुछ करना है। और मेरे 2 साल के बेटे को इन्होंने मेरी खुद की बुआ के पास छुड़वाया कि नहीं अगर ये यहाँ रहेगा तो तेरी तैयारी नहीं हो पाएगी। अपने 2 साल के बेटे को 2-3 महीने के लिए मैंने अलग रखा, उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की थी। ठीक है, तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आपने करंट अफेयर्स को कब से पढ़ना स्टार्ट किया और उनको कवर कैसे किया? मेरा मानना तो ये है कि करंट अफेयर को डेली तो नहीं पढ़ना चाहिए। उससे क्या हमें रोज तो ये हर चीज इम्पोर्टेंट लगती है, लेकिन महीने पे जाने के बाद वो थोड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। इसलिए आप करंट अफेयर को अगर आपके पास टाइम है तो डेली ना पढ़कर महीने से पढ़ो। और महीने से पढ़ने के लिए आप क्रोनोलॉजी की, मोमल की छोटी छोटी पतली पतली बुक्स आती हैं उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अच्छे ट्यूटर हो उनसे आप पढ़ सकते हैं। मैंने विकास सर के इकोनॉमी सर्वे और विकास सर की करंट क्लास ली थी, स्प्रिंग बोर्ड के विकास सर की। स्प्रिंग बोर्ड के विकास सर। करंट क्लास और इकोनॉमी सर्वे मैंने विकास सर के वीडियो से ही क्लियर किया है। वैसे तो आपने तो सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है, लेकिन आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 ऑप्शन होते हैं पढ़ने में। तो कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेटर है? ये तो अपनी अपनी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं ले सकते कि आप जॉब करते हैं या आप बहुत दूर रहते हैं, तो आप ऑनलाइन लो। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप ऑफलाइन ही ज्वाइन करो कि उससे रूटीन बना रहता है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके, रेगुलर पढ़ाई करके अभी सिलेक्शन हो सकता है। कुछ फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, सबको ही आई थिंक जो फ्रेशर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमसे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तरह से गुफाओं में बैठ के पढ़ रहे हैं पहले से, जिनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिलेक्शन तो वही ले जाएंगे, तो हम आए या ना आए, हम प्रिपेयर करें या ना करें, क्योंकि हमसे पहले वो हैं, फिर उनसे नीचे भी कोई होंगे और अभी तो हम फ्रेशर हैं, तो हम आए या ना आए। ऐसा अगर फ्रेशर्स ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पहले वाले लोग हैं वही सिलेक्शन रह जाएंगे। बहुत बार ही ऐसा हुआ है कि फ्रेशर्स टॉपर भी बने हैं। जैसे आईएएस टीना डाबी जो है वो फ्रेशर्स ही थी और उन्होंने टॉप किया था, तो फ्रेशर्स टॉप भी करते हैं। तो ये तो ना सोचे कि वही लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। हाँ, आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी ये बहुत जरूरी है। और जो फ्रेशर है, कोई भी XYZ फ्रेशर है, उसको 0 से लेके RS तक का सफर तय करना है, तो वो उस अपनी प्रिपरेशन को कैसे करे, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? अगर फ्रेशर्स ये हैं कि 12th कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं तो उन्हें पहले तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आएगा सब उनमें से ही। 12th अब जितना बेसिक क्लियर होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे RSIS में भी। तो पहले अपनी कॉलेज और स्कूल एजुकेशन उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। बट कॉलेज में तो मोस्टली ऐसा होता है कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ना तो पड़ता ही है। हाँ, आप ये है कि जो सीरीज वगैरह उनको ना पढ़ के बुक्स प्रेफर करो, उस टाइम भी बुक्स पढ़ो। और लास्ट जैसे आप के पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ पढ़ सकते हो, जैसे जीके का कुछ पढ़ सकते हो, करंट अफेयर का कुछ पढ़ सकते हो, और कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहो तो वो भी तब भी ले सकते हो। सो आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। आप हालांकि फोर्थ भी दे रहे हैं, है ना? तो आपने जो फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, तो उस टाइम पे आपको लगा कि अब मतलब कि डिमोटिवेशन आया या फिर ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए, मैं गलती आ गई? हाँ, एक बार 2016 वाले अटेम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं 6 नंबर से मेंस क्लियर करने से रह गई थी। तब उस दिन जरूर लगा था कि अपने मेहनत तो की है, अब कौन से डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। अब तो उस वक्त लगा था कि अब अपने से नहीं होगा, ये छोड़ देते हैं अपन। लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। फिर 2018 वाले के अंदर कुछ सोचा वो और भी अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन उस टाइम किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था, क्योंकि उस टाइम एग्जाम आगे खसक गया और मेरे बेबी हो गया, वो भी 15 दिन की सर्जरी से, तो वो एग्जाम भी मुझसे क्लियर नहीं हुआ। तो डिमोटिवेट तो बहुत हुई कि अब तो नहीं होगा, कि 2 साल 3 साल कितने साल निकल चुके हैं, नहीं होगा। लेकिन 2021 वाले के अंदर पूरी मेहनत, पूरी लगन और मेहनत से तैयारी की और हाँ, फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो जैसे इन कितने सालों का आपका सफर हो गया? 2016 से 16 से अभी तक का, है ना? तो आपको इसमें कभी ऐसा लगा कि आपने कुछ गलतियां की हो, वो आपने नोटिस की हो,
कि जो अब जो एस्पिरेंट है उनको नहीं करनी चाहिए, आप वो अपनी गलतियां बता सकते हैं कुछ जो आपने की हो? हाँ, जैसे 2016 में मेरे पास मल्टीपल सोर्स थे। मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि चाहे बुक पढ़ो, चाहे नोट्स पढ़ो, लेकिन पढ़ो एक ही, एक सब्जेक्ट का एक ही पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट के लिए बुक भी देख रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स भी देख रहे हो। एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-3 मटेरियल है, तो उससे रिवीजन में दिक्कत आती है। तो मैंने 2016 में यही गलती की थी। 2018 का तो मेरा अटेम्प्ट ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई थी, पर 2016 में मेरी गलती यही हुई थी कि मैंने ना एक नोट्स को ना प्रेफर करके या एक बुक को ना प्रेफर करके जगह जगह सोर्स ढूंढ रही थी। उससे मेरा रिवीजन में दिक्कत आई और वो मेरा क्लियर नहीं हो यानी कि पाया। स्टार्टिंग में आपको गाइडेंस थोड़ा कम मिला। हाँ, गाइडेंस कम मिला। ओके, और कोई मिस्टेक है जो आपने की हो? हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की थी, और जो मस्ट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो इस बार मैंने 2021 के लिए तो स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की। आपने कब आंसर ज्वाइन किया था वो? मैंने एग्जाम डेट आने पे ही ज्वाइन किया था, उससे पहले तो पहले ज्वाइन नहीं नहीं किया किया था था। आपने? हाँ, कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले से वीकली जाते थे? 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हो 3 गए। महीने कंटिन्यू किया फिर आपने वो? हाँ, उसमें आपका स्कोर क्या रहता था? रहता था वो 100 से 120 के बीच में। आप सेटिस्फाइड थे उससे? लगता था हाँ, और बेटर कर सकूं और बेटर कर सकूं, पर 120 तक जब आया तब तक तो लगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, कभी कम कम थोड़ी आए कभी? शुरुआत में आए थे, जब पहला दूसरा टेस्ट लिखा था तब तो 90 ऐसे भी आए थे। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, अगर उनका नहीं हुआ तो वो क्या करें? या फिर किसी का बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि उनके लिए वो मजबूरन लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए कोई ऐसा बैकअप प्लान रखना चाहिए उनको पहले से, जब आरएस की फील्ड में हम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कम से कम भी नहीं तो 5 साल लग ही जाते हैं सबको। हाँ, तो उनके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है कि हमारी मुझे लगता है जहाँ तक कि हमारे हार्डवर्क के साथ साथ लक भी बहुत डिपेंड करता है। तो बाई चांस बाय लक ऐसा हो गया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कुछ और तो कर ही सकें। तो बैकअप प्लान यही है कि अगर आपने बीएड कर सकते हो तो बीएड भी कर लो, ताकि आप, जैसे मुझे लगता है मैंने ये गलती की, क्योंकि मैं बीएड कर चुकी होती तो शायद मैं कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर तो होती ही। तो हाँ, बैकअप प्लान आपको रखना ही चाहिए। रखना चाहिए। ओके, और आपका कोई मैसेज पहले एस्पिरेंट्स के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, फिर बाद में उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज है कि आपके पास बहुत टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, और जितना हो सकता है अच्छे से पढ़कर आरएस, आईएएस या कोई भी सिविल सर्विसेज या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसे पूरे मन लगाकर करो। और जॉब वालों के लिए ये है कि जॉब के साथ भी तैयारी की जा सकती है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकते या छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो जॉब के साथ भी तैयारी की जा सकती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हमको और थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, पर पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। और आपका ये सफर यहीं तक रहेगा या फिर आगे और जाएगा? आई मीन आईएएस भी बनेंगे आप? आईएएस तो नहीं, मुझे बनना तो आरएस ही है। हाँ, इस बार मेरी रैंक कम है तो मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ, इस बार और अच्छे से मेहनत करूँ और आरएस में अपनी रैंक सुधार सकूँ। आपकी रैंक क्या है अभी? इस बार मेरी रैंक एससी कैटेगरी के अंदर 19वीं रैंक है, वैसे 1659 है। 1659 है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सो आई होप आपको आज के इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सी जानकारी आपको जानने को मिली होगी। और जो ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद में पढ़ाई नहीं हो सकती, स्टडी मैनेज नहीं हो सकती, तो आपके सामने एक एग्जांपल है कैसे स्टडी मैनेज हुई है। और जो एस्पिरेंट है जिनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो वो तो आसानी से पढ़ ही सकते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।